आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 4 द मुग़ल एम्पायर। मिडल एजेस में यानी मध्यकाल में किसी भी रूलर के लिए इंडिया जैसे बड़े सब कॉन्टिनेंट पे यानी इंडिया इतना बड़ा था जहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते थे, उनके कल्चर्स भी डिफरेंट थे, उनका जो रीति रिवाज था उसमें इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ थी, इतने डिफरेंसेस थे। ऐसी जगह पे रूल कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, किसी भी रूलर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम था। अगर हम बात करें मुग़ल्स के पूर्वजों की, जो मुग़ल से पहले रूल करते थे, उनके कंपैरिजन में मुग़ल्स ने एक बहुत बड़े एम्पायर की स्थापना की थी और वो काम पूरा किया जो अब तक सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन यानी थोड़े समय के लिए ही होता था, यानी जिसको करना बहुत मुश्किल था। कहने का मतलब ये है कि मुग़ल्स का जो साम्राज्य था वो काफ़ी समय तक टिका रहा। 16th सेंचुरी के बाद से ही मुग़ल्स ने अपना साम्राज्य जो था दिल्ली और आगरा से बढ़ाना शुरू किया और 17th सेंचुरी तक उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा कर लिया। यानी इंडिया जो था उस पर पूरे इंडिया पे उन्होंने 17th सेंचुरी में लगभग कब्ज़ा कर ही लिया था। आगे बताया गया है कि जो मुग़ल्स थे ना वो इस तरीके से गवर्न करते थे, उनका जो उनकी जो गवर्नेंस थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट थी, इफ़ेक्टिव थी कि कोई भी नया रूलर जो था उसे इग्नोर नहीं कर पाया। यहाँ पे आप एक पिक्चर देखेंगे रेड फोर्ट की। जैसे कि हमें पता है कि हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं ना वो लाल किले में जाके पूरे देश को एड्रेस करते हैं, यहाँ से वो स्पीच देते हैं और ये वही एरिया है जहाँ पे मुग़ल्स एम्परर जो थे वो रहा करते थे, ये उनका रेजिडेंस था। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि मुग़ल्स आखिर थे कौन। अब हम पढ़ेंगे कि मुग़ल्स किससे बिलोंग करते थे। मुग़ल परिवार दो डिफरेंट लीनिएजेस से। लीनिएज क्या होती है? लीनिएज का मतलब होता है वंश, यानी दो वंशों से, डिफरेंट वंशों से बिलोंग करते थे। मदर की साइड से मुग़ल्स जो थे वो गेंगिस खान के वंशज थे, यानी गेंगिस खान की फैमिली से मुग़ल्स की मदर बिलोंग करती थी। और फादर की साइड से जो थे वो तैमूर से बिलोंग करते थे, यानी तैमूर के सक्सेसर्स थे। सक्सेसर्स कौन होते हैं? उत्तराधिकारी। तो उन दोनों साइड से, मदर और फादर की साइड से तैमूर और गेंगिस खान से रिलेटेड थे। गेंगिस खान जो था ना वो एक मंगोल रूलर था। सेंट्रल एशिया वाली साइड है मंगोलिया, वहाँ का रूलर हुआ करता था ये। इसने चाइना और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स पे भी रूल किया था। उसकी डेथ हुई थी 1227 में। और जो तैमूर था ना उसने इराक, ईरान और प्रेजेंट डे टर्की जो है वहाँ पे रूल किया था। उसकी डेथ हुई थी 1404 में। अब बात करते हैं मुग़ल्स की। मुग़ल्स जो थे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उन्हें मुग़ल या मंगोल कहे, ये चीज़ उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। गेंगिस खान जो था, जहाँ से उनकी मदर बिलोंग करती थी ना, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कोई उससे उनको रिलेट करे, क्योंकि गेंगिस खान का नाम लेते ही उन्हें वायलेंस मतलब लगता था कि एक ऐसा इंसान जिसने बहुत सारे लोगों को मारा था उसकी याद आ जाती थी। तो इसीलिए वो गेंगिस खान को बहुत नापसंद करते थे। ऐसा माना जाता था कि गेंगिस खान जो था उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, इसीलिए मुग़ल्स को अच्छा नहीं लगता था कि उन्हें गेंगिस खान से लिंक किया जाए। और एक और चीज़ से उनको लिंक करते थे उज़्बेक्स, जो कि मुग़ल्स के कॉम्पिटिटर्स थे। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? प्रतिद्वंदी, ठीक है। तो मुग़ल्स को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उन्हें कोई उज़्बेक्स से रिलेट करे। उज़्बेक भी एक मंगोल ही जाति थी जो उनकी कॉम्पिटिटर थी। दूसरी तरफ क्या था, मुग़ल्स जो थे उनको अपनी तैमूरिद इंसेस्ट्री पे बहुत ज़्यादा गर्व था, यानी वो तैमूर को अपना पूर्वज मानते थे और उस तैमूर को पूर्वज मानने में वो बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो तैमूर था ना उसने दिल्ली पे 1398 में कब्ज़ा किया था। मुग़ल एम्परर तैमूर को बहुत पसंद करते थे, इसलिए जो भी नया राजा बनता था ना, मुग़ल एम्परर जो भी नया बनता था वो अपनी तस्वीर जो थी तैमूर के साथ ज़रूर बनवाता था। जैसे कि आप इस फिगर में देखेंगे, फिगर 2, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में तैमूर जो है वो सेंटर में बैठा हुआ है और उसके आसपास जितने भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सब जो थे ये मुग़ल एम्परर्स थे। तो वो अपनी तस्वीर
किसके साथ बनवाते थे? तैमूर के साथ। अब हम पढ़ेंगे मुगल्स के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। यहाँ बताया गया है सबसे पहले बाबर के बारे में। बाबर जो कि पहला मुग़ल शासक था जिसने 1526 से 1530 तक दिल्ली पे रूल किया था। वो जब पहली बार राजा बना ना, उसकी उम्र थी 12 साल। 12 साल की उम्र में वो फरगना नाम की एक जगह थी। फरगना नाम की जगह जो थी ये सेंट्रल एशिया में थी, वहाँ का रूलर बना 1494 में। तब उसकी उम्र बहुत छोटी थी, 12 साल। और जल्दी ही उसको वो सिंहासन भी छोड़ना पड़ा क्योंकि उज़्बेक्स जो थे ना, अभी हमने उज़्बेक्स के बारे में भी डिस्कस किया। उज़्बेक्स जो थे वो मंगोलियन ट्राइब थी एक, तो मंगोल ग्रुप जो था उज़्बेक, उसने फ़रगना पे अटैक कर दिया था। इसीलिए जो बाबर था उसको वहाँ से जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। काफ़ी सालों के बाद जो बाबर था उसने 1504 में जाकर काबुल पे कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद फिर 1526 में, यहाँ पे डेट दी गई है 1526 में उसने दिल्ली का जो आखिरी सुल्तान था ना, इब्राहिम लोधी, उसको हराया था पानीपत के युद्ध में। और उसके बाद उसने उससे आगरा और दिल्ली जो थे वो छीन लिए। आप टेबल 1 में देखेंगे, यहाँ पे एक टेबल 1 दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी मेजर कैंपेन्स हुए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, तो ये सारे कैंपेन्स जो हैं, कैंपेन्स होते हैं अभियान, यानी जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स थे उनको चलाया था उसके बारे में। तो वो यहाँ पे आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो अफ़गान्स थे ना, वो मुग़ल्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा थे, बहुत बड़ा उनके लिए एक डेंजर बन चुके थे, थ्रेट बन चुके थे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ बताया गया है कि मुग़ल्स जो थे उनके अहोम्स के साथ कैसे रिलेशंस थे, ये चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। अहोम्स भी जो थे वो नॉर्थ ईस्टर्न एक ट्राइबल ग्रुप था, तो उसके बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। आगे चैप्टर 8 और 10 में आप पढ़ेंगे सिख, जो सिख थे ना उनके बारे में, यानी सिखों के साथ इन मुग़ल्स के कैसे रिलेशंस थे। चैप्टर 9 में आप देखेंगे कि जो मेवाड़ और मारवाड़ के साथ जो थे मुग़ल्स, उनके कैसे रिलेशनशिप रहे। और हुमायूं और ईरान के रूलर के बीच के रिलेशनशिप अकबर के रिलेशनशिप से कैसे डिफरेंट थे। ये सारी चीज़ें आप अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। और साथ में आगे पढ़ेंगे कि क्या गोलकुंडा और बीजापुर, ये दोनों एरियाज़ जो है ना, ये कहाँ पे थे? ये थे साउथ इंडिया में। तो गोलकुंडा और बीजापुर को जीतने के बाद औरंगज़ेब के डेक्कन इंडिया के साथ दुश्मनी ख़त्म हुई या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, एक बैटल सीन दिखाया गया है, यहाँ पे एक युद्ध का सीन दिखाया गया है। और इस साथ में आप यहाँ पे एक वर्ड भी देखेंगे, कैनन्स। कैनन्स का मतलब होता है तोपें। यहाँ पे बताया गया है कि जो तोपें थी इंडिया में पहले यूज़ नहीं की जाती थी, उन्हें इंडिया में बाबर ने फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, यानी उसने यूज़ किया था पहले। यही रीज़न था कि वो पानीपत का युद्ध जो था उसको जीता था। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ना, वो बाबर ने तभी जीती थी। उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है गन पाउडर। गन पाउडर होता है बारूद, जो एक्सप्लोजिव होता है ना, जिसको बॉम्ब्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी इंडिया में पहले नहीं थी, ये इंडिया में आई थी 14वीं सेंचुरी में। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड देखेंगे आप, फायर आर्म्स। फायर आर्म्स जो थी वो पोर्टेबल गन्स थी या राइफ़ल्स थी। तो उनका फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था गुजरात, मालवा और दक्कन, यहाँ पे हुआ था। और फिर अर्ली 16वीं सेंचुरी में बाबर ने भी उनका इस्तेमाल किया था। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स के बारे में। जितने भी मुग़ल एम्परर्स थे उन्होंने कितने अभियान चलाए और कहाँ कहाँ पे चलाए और किस साल में चलाए, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नाम देखेंगे बाबर का। उसने 1526 से 1530 तक रूल किया था। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। और साथ में लोधीज़ के जो सपोर्टर्स थे, जो युद्ध में लोधीज़ का साथ दे रहे थे अफ़गान्स, उनको भी उसने हरा दिया था पानीपत में। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1527 में, 1527 में बाबर ने मेवाड़ के रूलर राणा सांगा, यहाँ पे एक नाम है राणा सांगा, ये कहाँ का रूलर था? मेवाड़ का, मेवाड़ राजस्थान, एक राजपूत रूलर था ये, उसको हराया। उसके साथ में उसके जो सपोर्टर्स थे, जो उसका साथ दे रहे थे ना युद्ध में, उनको हराया।
और उस जगह पे हराया जिसका नाम था खनवा। खनवा नाम की एक जगह थी, वहाँ पे हराया। उसके बाद 1528 में बाबर ने चंदेरी नाम की जगह थी, वहाँ का जो राजा था ना, राजपूत रूलर, उसको हराया। उस रूलर का नाम था मेदिनी राव। उस रूलर का नाम था मेदिनी राव। इसको भी बाबर ने हराया और फिर आगरा और दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया था अपनी डेथ से पहले। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हुमायूं की, जो कि बाबर का बेटा था। हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से लेकर 1540 तक, और बीच में वो हार गया था। उसके बाद उसने फिर से 1556 और 55 और 56 तक रूल किया। तो चलिए हम हुमायूं के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो हुमायूं था ना, उसने अपने फादर की जो वसीयत थी उसके अकॉर्डिंग जायदाद का बंटवारा जो था वो किया अपने भाइयों में। हर एक भाई को एक एक प्रोविंस होता है, प्रांत, एरिया जो था वो मिला। हुमायूं का जो भाई था ना, मिर्ज़ा कामरान, यहाँ पे एक नाम है मिर्ज़ा कामरान। मिर्ज़ा कामरान जो था उसका भाई था। तो मिर्ज़ा कामरान जो था वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। उसी की वजह से वो अफ़गान अपने जो कॉम्पिटिटर्स थे, प्रतिद्वंदी जिसके साथ वो युद्ध लड़ रहा था, वहाँ पे कमज़ोर पड़ गया और हार गया हुमायूं। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो शेर खान था उसने भी हुमायूं को 2 बार हराया। यहाँ पे 2 बार हराया था उसको। एक हराया था उसने चौसा की बैटल में 1539 में, और दूसरा उसने हराया था 1540 में कन्नौज की बैटल में। यानी हुमायूं जो था वो 2 बार हारा। हारने के बाद वो कहाँ चला गया? ईरान भाग गया वो। ईरान में हुमायूं जो था उसको, वहाँ का जो रूलर था ना ईरान का, सफ़ाविद शाह था उसका नाम, उसने हेल्प की, बहुत ज़्यादा मदद की उसकी। तो उसने 1555 में दिल्ली पे दोबारा कब्ज़ा कर लिया उसकी मदद से। लेकिन उससे ही अगले साल उसकी 1556 में उसकी बिल्डिंग में डेथ हो गई। डेथ का रीज़न ये भी माना जाता है कि उसकी डेथ जो थी वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से हुई, जिससे उसके सर में चोट लग गई और उसकी डेथ हो गई। अब हम बात करेंगे अकबर की। अकबर जो थे उन्होंने 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया। उनका टाइम पीरियड था 1556 से 1605 तक का टाइम पीरियड जो था उनका रहा। आगे यहाँ बताया गया कि जब अकबर 13 साल के थे तो वो एम्परर बन गए, वो राजा बन गए। उनका जो टाइम पीरियड था उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। उनका जो टाइम ड्यूरेशन था ना जब उन्होंने रूल किया था, एक था 1556 से 1570 तक। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। अकबर बहुत छोटे थे तो बैरम खान उनके रीजेंट बन गए। रीजेंट क्या होता है? रीजेंट होता है गार्डियन। यानी अकबर के फादर तो थे नहीं, मदर थी, लेकिन वो स्टेप मदर थी, तो इसीलिए उनको किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत थी। इसीलिए उनके गार्डियन कौन बन गए? बैरम खान। बैरम खान अकबर के दरबार में मिलिट्री के कमांडर इन चीफ थे, यानी वो मिलिट्री को देखते थे। मिलिट्री के कमांडर इन चीफ रहे थे वो, और हुमायूं के टाइम से ही वो थे। अकबर की उम्र कम थी तो वो अकबर के गार्डियन बन गए थे। लेकिन 1556 के बाद अकबर ने इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू कर दिया। यानी बैरम खान और जो दूसरे स्टाफ मेंबर्स थे ना, अब उन सब के कंट्रोल से वो बाहर थे। अकबर ने इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स भी स्टार्ट किए, सूरीज़ के ख़िलाफ़, अफ़गान्स के ख़िलाफ़, और अकबर के जो पड़ोसी राज्य थे जैसे कि मालवा और गोलकुंडा, वहाँ पे भी उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स जो थे वो चलाए थे। और साथ में अकबर के जो हाफ़ ब्रदर थे ना, यानी जो उनके सौतेले, हाफ़ ब्रदर होता है सौतेला भाई, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया था। अकबर ने उस रिवोल्ट को दबा दिया। उनके भाई का नाम था मिर्ज़ा हकीम, ये उनके हाफ़ ब्रदर थे। उसके साथ ही उज़्बेक जो थे, उज़्बेक्स, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था, लड़ाई, उनके खिलाफ़ भी अकबर जो थे उन्होंने लड़ाई लड़ी। चित्तौड़ की जो कैपिटल थी ना, सिसोदिया, उसको भी उन्होंने कंट्रोल में कर लिया था 1568 में। और 1569 में रणथंभौर जो था उसको भी अपने कब्ज़े में ले लिया था। यानी धीरे धीरे कर कर अकबर जो थे उन्होंने अपने जितने आसपास के एरिया से उनको कंट्रोल में करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है उनका 1570 से 85 तक। इसमें बताया गया है उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे गुजरात में,
और साथ में ईस्ट में भी उन्होंने चलाए थे, जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा। तो ये सारे रिवॉर्ड्स, ये सारे जितने भी कैंपेन्स जो थे उन्होंने चलाए थे, ये कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे थे। लेकिन जो उनके सौतेले भाई थे ना, उन्होंने एक बार फिर से क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। 1579 से 80 तक इस साल उन्होंने विद्रोह किया। उनका नाम था मिर्ज़ा हकीम, जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है 1585 से लेकर 1605 तक। ये वो टाइम पीरियड था, इसमें अकबर ने अपना जो साम्राज्य था, अपना एरिया जो था, उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, ज़्यादा बढ़ाया। नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारे उन्होंने कैंपेन्स चलाए, अभियान चलाए। कंधार को भी सफ़ाविद रूलर से छीन लिया, कश्मीर को भी उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया, और साथ में काबुल को भी। मिर्ज़ा हकीम की डेथ के बाद डेक्कन इंडिया में कैंपेन स्टार्ट किए गए। यहाँ पे नाम देखेंगे आप, बरार, खानदेश और अहमदनगर जो था, उसके भी कुछ एरियाज़ जो थे उनको भी अकबर ने अपने कब्ज़े में कर लिया। अब बात करते हैं उनके लास्ट ईयर्स की। तो अब अकबर जो थे वो बूढ़े हो चुके थे, और उनका एक बेटा था राजपूत रानी से, उसका नाम था प्रिंस सलीम, जो कि फ्यूचर एम्परर जहांगीर बने थे। जहांगीर को सलीम भी कहा जाता है। उन्होंने विद्रोह कर दिया अपने पिता के खिलाफ। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का टाइम पीरियड था 1605 से 1627 तक। जो मिलिट्री कैंपेन्स अकबर ने स्टार्ट किए थे ना, वो जहांगीर ने कंटिन्यू रखे, यानी जारी रखे। मेवाड़ के जो सिसोदिया रूलर थे अमर सिंह, यहाँ पे नाम देखेंगे आप, अमर सिंह, ये मेवाड़ के रूलर थे। मेवाड़ राजस्थान में है। तो उन्होंने भी उनकी मुगल्स की जो सर्विस थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब से वो मुगल्स के साथ ही काम करेंगे। उसके बाद बताया गया है जो सिख थे, अहोम्स थे और अहमदनगर, ये सारे एरियाज़ जो थे, ठीक है, ये भी इसके ख़िलाफ़ जहांगीर जो था वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, उनको जीत नहीं पाया ज़्यादा देर तक। प्रिंस खुर्रम, अब यहाँ एक और नाम देखेंगे आप, प्रिंस खुर्रम। प्रिंस खुर्रम जो थे वो थे फ्यूचर एम्परर शाहजहां, यानी शाहजहां का नाम था, खुर्रम भी उनका एक नाम था। तो उन्होंने भी जहांगीर के एंड डेज़ में, यानी जब जहांगीर जो थे वो बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। शाहजहां ने, यानी खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। नूरजहां जो कि जहांगीर की वाइफ थी, वो शाहजहां की अपनी मदर नहीं थी, वो उसकी सौतेली मदर थी। वो नहीं चाहती थी कि जहांगीर शाहजहां को राजा बनाए, लेकिन नूरजहां की ये सारी जो जितनी भी चालें थी ना, ये सारी नाकामयाब हो गई, सारी अनसक्सेसफुल रहीं। तो वो उसे एक साइड पे नहीं कर पाई, वो चाहती थी कि उसे साइड कर दे और अपने बेटे को राजा बना दे। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग शाहजहां के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 1627 से 1658। शाहजहां के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि मुग़ल कैंपेन्स जो कि पहले से ही चलाए गए थे, उन्हें शाहजहां जो था उसने कंटिन्यू रखा, जारी रखा। एक अफ़गान नोबल था शाहजहां के दरबार में, जिसका नाम था खान जहां लोधी। एक नाम देखेंगे यहाँ पे आप, खान जहां लोधी। तो इस मुग़ल नोबल ने, नोबल्स क्या होते थे, जो मंत्री वगैरह होते थे ना, जिनको अच्छी अच्छी पोस्ट दी जाती थी। तो खान जहां लोधी जो था, एक नोबल था उनकी कोर्ट में, उसने विद्रोह कर दिया, और फिर बाद में शाहजहां जो थे उन्होंने उसे हरा भी दिया था। बहुत सारे कैंपेन्स चलाए गए अहमदनगर के ख़िलाफ़, बुंदेलाओं के ख़िलाफ़, बुंदेलास जो थे उनके ख़िलाफ़, और फिर ओरछा नाम के एक एरिया को भी उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। यानी जितने भी उन्होंने कैंपेन्स चलाए, मैक्सिमम में उन्होंने, मतलब उनको सक्सेस ही मिला। नॉर्थ वेस्ट में जो कैंपेन था, बल्ख नाम की जगह जो कि उज़्बेक्स के पास थी, उसे भी उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया। नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने कैंपेन चलाया था किसके ख़िलाफ़, उज़्बेक्स के ख़िलाफ़। उज़्बेक्स के अंडर बल्ख नाम की एक जगह आती थी, यहाँ पे नाम देखेंगे आप, बल्ख। तो उन्होंने बल्ख नाम की जगह जो थी किससे ले ली, उज़्बेक से। लेकिन जीतने के बाद ये थोड़ी देर तक रहा, बाद में वो ये कैंपेन जो था उनका अनसक्सेसफुल हो गया। उसके बाद कंधार के बारे में बताया गया है। कंधार नाम का एक एरिया होता था, वो सफ़ाविद जो थे उन्होंने शाहजहां से वापस ले लिया, यानी कंधार में रूल कर रहे थे सफ़ाविद्स, तो उन्होंने
शाहजहाँ से वो एरिया भी वापस ले लिया। जीता था लेकिन जीता हुआ एरिया ले लिया। उसके बाद बताया गया है कि 1632 में अहमदनगर जो था उसको फाइनली शाहजहाँ ने अपने कब्ज़े में ले लिया। और फिर बीजापुर जो था, बीजापुर की जो सेनाएं थी ना, जो भी आर्मी थी वहाँ की, उन्होंने भी शाहजहाँ से सुलह करने के लिए निवेदन किया। वो मान गए कि अब हम आपकी सोवरेनिटी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ बताया गया है 1657 से 58 तक। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, थ्रोन को लेकर शाहजहाँ के जो बेटे थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया, जिसको वॉर ऑफ सक्सेशन भी कहते हैं। तो आपस में उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी। इसमें औरंगज़ेब सक्सेसफुल रहा। दारा शिको जो था उनका सबसे बड़ा बेटा था, किसका, शाहजहाँ का। शाहजहाँ चाहता था कि वो दारा शिको को ही रूलर बनाए, लेकिन औरंगज़ेब जो था वो बहुत चालाक था। उसने अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया, मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद राजा बन गया, सुल्तान बन गया। और फिर शाहजहाँ को उसके लास्ट डेज़ में आगरा के किले में कैद भी कर लिया था औरंगज़ेब ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक। यहाँ बताया गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स नाम का एक ट्राइबल ग्रुप था, यानी एक आदिवासी ग्रुप था ना, जिसे 1663 में औरंगज़ेब ने हरा दिया था। लेकिन उस ग्रुप ने 1680s में फिर से विद्रोह कर दिया और अपने आप को आज़ाद करवा लिया। उसके बाद बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में भी औरंगज़ेब ने एक यूसुफ़ज़ाही नाम की ट्राइब थी, ट्राइबल ग्रुप था, उसे भी हरा दिया। सिखों को भी हरा दिया, लेकिन ये जो जीत थी ना, ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकी और उन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया, फिर से रिबेलियन कर दिया। मारवाड़ के जो राठौर राजपूत थे, उन्होंने भी मुगल्स के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया, क्योंकि मुगल्स उनके इंटरनल पॉलिटिक्स यानी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी मामलों में इंटरफेयर कर रहे थे। यानी किसको राजा बनाना है, किसको नहीं, ये उनके अपने मामले थे। तो इसमें जब इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया, इंटरफेयर करना शुरू किया, तो उन्हें पसंद नहीं आया। इसीलिए फिर उनकी आपस में उनमें युद्ध हो गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये दखलंदाजी उन्हें पसंद नहीं आई। और फिर मुगल्स ने मराठा चीफ्टेन, मराठा सरदार जो था, जिसका नाम था शिवाजी को भी थोड़े समय के लिए हरा दिया। शिवाजी जो थे वो मान भी चुके थे कि उनकी सुजरैनिटी जो थी, स्वाधीनता जो थी, वो स्वीकार करने के लिए। लेकिन औरंगज़ेब जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था। उसने क्या किया, शिवाजी को बहुत ज़्यादा उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, अपमान किया। और शिवाजी आगरा स्थित जो मुग़ल कैद खाना था वहाँ से भाग निकले। उन्होंने कुछ समय तक उसको कैद भी किया था शिवाजी को, और फिर शिवाजी जो थे वहाँ से भाग गए थे। शिवाजी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने के बाद, यानी इंडिपेंडेंट यानी वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, मुगल्स का उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो उन्होंने जब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया ना, उसके बाद उन्होंने मुगल्स के ख़िलाफ़ फिर से अभियान जो था वो चलाया, फिर से मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो औरंगज़ेब का बेटा था ना, अकबर। अब आप पूछेंगे कि अकबर कौन था। अकबर औरंगज़ेब का भी बेटा था, यानी औरंगज़ेब के बेटे का नाम भी अकबर था। उसने अपने फादर और औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ विद्रोह किया, जिसमें उसका साथ दिया था मराठास ने और डेक्कन के कुछ सुल्तान्स ने। और एंड में औरंगज़ेब का बेटा जो था ना, अकबर, वो सफ़ाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के बाद औरंगज़ेब जो था, उसने डेक्कन के जो रूलर्स थे ना, उनके ख़िलाफ़ अपनी आर्मी भेजी। और फिर 1685 में, यहाँ बताया गया है कि 1685 में बीजापुर, और 1687 में गोलकुंडा नाम की जो जगह थी ना साउथ इंडिया में, उसे मुगल्स ने अपने राज्य में मिला लिया, एनेक्स कर लिया। एनेक्सेशन होता है मिलाना। यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे, एनेक्स होता है कब्ज़े में करना। तो कब्ज़े में करने के बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद 1698 में औरंगज़ेब ने डेक्कन में मराठास के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाया था ना, मिलिट्री कैंपेन, उसे उसने खुद मैनेज किया, यानी खुद उस कैंपेन का नेतृत्व किया, खुद गया था वहाँ पे, उसे अच्छे तरीके से मैनेज किया। जो मराठास थे ना, वो अपने गोरिल्ला वॉरफेयर क्या था, छापामार पद्धति, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे।
यानी वो छुप जाते थे और फिर अटैक करते थे छुप के पत्तों के पीछे, पेड़ों के। वो इसी वॉरफेयर को मुगल्स के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे थे। नॉर्थ इंडिया में सिख, जाट्स और सतनामीज़ जो थे वो सब औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ रिबेलियन कर रहे थे, यानी ये सब भी उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। एक तरह नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स ने विद्रोह कर दिया, तो दूसरी तरफ डेक्कन में मराठास ने, यानी हर तरफ से जो था रिवोल्ट, जो था रिबेलियन जो था, वो उसको फेस करना पड़ रहा था। उसकी डेथ के बाद उत्तराधिकार के लिए औरंगज़ेब के जो बेटे थे उनमें भी युद्ध शुरू हो गया। यानी ये तो एक प्रथा बन गई थी, एक परंपरा बन गई थी, ट्रेडिशन बन गया था कि फादर जब बीमार होता था तो उसके जो बेटे थे आपस में किस तरीके से युद्ध उसके लिए, थ्रोन के लिए लड़ते थे, सिंहासन के लिए लड़ते थे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम अपना, मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी मुग़ल्स में उत्तराधिकार की क्या परंपरा थी, क्या ट्रेडिशन था। इसमें बताया गया है कि मुग़ल्स जो थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। अब आप पूछेंगे ज्येष्ठाधिकार क्या होता है, यानी सबसे बड़ा बेटा जो है, सबसे बड़े बेटे को अपने राज्य का अधिकारी बनाना। जैसे एक राजा है, उसके 4 बेटे हैं, तो सबसे बड़ा जो बेटा होगा उसको वो राजा बनाएगा। इस चीज़ के वो बिल्कुल खिलाफ थे। कौन? मुगल्स। इस रूल को कहते थे प्राइमोजेनिचर, तो वो इसके खिलाफ थे। बल्कि मुगल्स जो थे उन्होंने तैमूर द्वारा चलाए गए एक कस्टम, जिसको कॉपर्सनरी इनहेरिटेंस कहते थे। यहाँ पे एक और वर्ड आप देखेंगे, कॉपर्सनरी इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे बताया गया डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस एमंगस्ट ऑल द सन्स, उसे फॉलो किया किसने? मुगल्स ने। इसमें क्या होता था? इसमें होता था कि जो फादर होता था ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो थी उसके सभी बेटों में इक्वली डिवाइड होती थी। आपको क्या लगता है कि कौन सा तरीका ठीक था जायदाद के बंटवारे का, प्रोमिजेनिचर या कॉपर्सनरी? उसके बाद अब आप यहाँ पे एक बॉक्स देखेंगे, इस बॉक्स में बताया गया है मुग़ल मैरिजेस विद राजपूत्स। यहाँ बताया गया है कि मुगल्स जो थे उन्होंने राजपूत्स की बेटियों से मैरिजेस की थी, शादियाँ की थी। जहांगीर की जो मदर थी ना, वो एक कछवाहा प्रिंसेस थी। यहाँ पे एक नाम देखेंगे एरिया का, कछवाहा प्रिंसेस। वो किसकी डॉटर थी? वो डॉटर थी राजपूत रूलर अंबर। अंबर किसको कहते हैं? अंबर आजकल जो प्रेजेंट डे मॉडर्न डे जयपुर है उसको अंबर कहते हैं। तो वहाँ के राजा की बेटी थी। और शाहजहाँ की जो मदर थी वो राठौर प्रिंसेस थी, यानी कहाँ की राजकुमारी थी? वो मारवाड़ की। वो राजपूत थे वहाँ के, मारवाड़ जोधपुर को कहते हैं प्रेजेंट डे। तो वहाँ के राजपूत रूलर की बेटी थी। यानी यहाँ पे देखेंगे कि जो मुगल्स थे उनके मैरिज अलायंसेस भी थे, यानी वैवाहिक संबंध थे किसके साथ? राजपूत के साथ। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, यानी मुगल्स के बाकी दूसरे रूलर्स के साथ कैसे रिलेशंस थे। अगर आप टेबल 1 को दोबारा देखेंगे, जैसे हमने पीछे देखा था टेबल 1, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो मुग़ल रूलर्स थे उन्होंने लगातार कैंपेन्स चलाए थे उन रूलर्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुगल्स की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे मुगल्स जो थे वो पावरफुल होते गए ना, वैसे वैसे सारे रूलर्स ने अपनी मर्ज़ी से वॉलेंटरली, यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे तो यानी वो अपनी मर्ज़ी से, एक वर्ड है यहाँ पे वॉलेंटरली, यानी अपनी मर्ज़ी से उन्होंने मुगल्स की जो अथॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजपूत्स, क्योंकि अभी हमने देखा ना मुगल्स जो थे उनके राजपूत्स के साथ में पीसफुल रिलेशंस थे। जब एक राजपूत राजा अपनी बेटी की शादी मुगल्स के साथ करता था ना, तो उसे कोई डर नहीं रहता था कि उस पर कोई अटैक करेगा। एक तो उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी, ऊपर से मुगल्स जो थे उनके ऊपर अटैक भी नहीं करते, इसीलिए वो राजपूत्स के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाते थे। तो बहुत सारे राजपूत्स जो थे उन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुगल्स से कर दी थी और मुगल्स के दरबार में उन्हें काफ़ी अच्छी हाई पोस्ट्स भी दी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर्स भी थे जिन्होंने अभी भी उनकी जो ये अथॉरिटी जो थी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, जो सिसोदिया राजपूत थे ना मेवाड़ के।
यहाँ पे आप आगे देखेंगे यहाँ पे कि सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के, उन्होंने अभी तक मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जब मुगल्स ने उन्हें हरा दिया तो भी मुगल्स ने उनकी इंसल्ट नहीं की, उन्हें पूरा सम्मान दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। एक बार जब वो हार गए, उनकी इंसल्ट नहीं की कि इन्होंने, मुगल्स ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। और उनकी जो जागीर थी ना, जागीर मीन्स कि उनका लैंड वगैरह जो था, लैंड यानी उनका जो एरिया मुगल्स ने अपने कंट्रोल में किया था, लैंड्स जिनको वतन कहते थे, उनको वापस दे दिया एज वतन जागीर के रूप में उनको वापस दे दिया। मुगल्स की जो रणनीति थी कि वो दूसरे रूलर्स को हरा देते थे, लेकिन उन्हें पूरी इज्जत देते थे। हराने के बाद भी उन्हें वो ह्यूमिलेट नहीं करते थे, यानी बेइज्जत नहीं करते थे। तो इससे क्या हुआ, इसी की वजह से मुगल्स अपना प्रभाव जो था, अपना इन्फ्लुएंस जो था, भारत के जो बहुत सारे रूलर्स थे, शासक थे और सरदार थे, चीफटेन्स जिसको कहते हैं, उन पे बढ़ा पाए थे। लेकिन इस बैलेंस को जारी रखना जो था वो बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि सब रूलर्स एक जैसे नहीं थे मुगल्स में। कोई काइंड होगा तो कोई क्रूल भी होगा। एक बार फिर टेबल 1 में देखेंगे कि जो शिवाजी थे, जब शिवाजी मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने आए थे, तो जो औरंगज़ेब था उन्होंने उनका अपमान किया था। और इस अपमान का क्या रिज़ल्ट हुआ? इस अपमान का रिज़ल्ट ये हुआ कि शिवाजी की मुगल्स के साथ में लगातार जो थी लड़ाई वो चलती रही। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।